नमस्कार, न्यूज उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सानिसा हरने। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देहरादून से पहली खबर आपको बताते हैं। विभागीय समीक्षा बैठक आज है। आपको बता दें, सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की जाएगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। बैठक में शिक्षा व्यवस्था को लेकर होगा मंथन। देहरादून से पहली खबर बता रहे हैं आपको, विभागीय समीक्षा बैठक आज। सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक रखी गई। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है और बैठक में शिक्षा व्यवस्था को लेकर मंथन होगा। इस विषय पर और अधिक जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनू सिंह, हमारे संवाददाता देहरादून। जी सोनू, जिस तरह से विभागीय समीक्षा बैठक आज है और सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की जानी है, जिसमें सीएम धामी जो है अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की, क्या खास बातें जुड़ी हैं इस बैठक को लेकर? देखिए शनिता, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार विभागीय समीक्षा बैठक करते रहते हैं और विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते रहते हैं। लिहाजा उसी क्रम में आज ये समीक्षा बैठक शिक्षा विभाग की जा रही है। चूंकि शिक्षा विभाग एक महकमा है और शिक्षा विभाग पर मुख्यमंत्री की स्वयं नजर बनी हुई है। आज जो समीक्षा की जानी है, इस समीक्षा बैठक में न सिर्फ छात्रों के उत्थान और छात्रों की संख्या बढ़ाने को लेकर के जो सरकारी विद्यालय हैं, बल्कि जो शिक्षा विभाग ढांचागत स्तर है उसमें भी वृद्धि करने की कोशिश की जाएगी। और अभी तक जो समीक्षा बैठक की गई है, चाहे वो शिक्षा मंत्री के स्तर पे की गई या मुख्यमंत्री के स्तर पर की गई है, उन समीक्षा बैठकों में जो दिशा निर्देश उच्च स्तरीय दिए गए हैं अधिकारियों को, उनका कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और किस स्थिति में आज वो दिशा निर्देश हैं, तो उसका फीडबैक लिया जाएगा ताकि आगे की कार्य योजना को आगे बढ़ाया जा सके। अभी तक क्या क्या काम हुए हैं और जो काम गतिमान हैं उनकी स्थिति क्या है, और जो काम होने हैं वो तय समय में हो पाएंगे या नहीं, ये तमाम ऐसे पहलू हैं। इसके अलावा जो छात्रों की संख्या है, वो कई स्कूल ऐसे हैं, राज्य के कई ऐसे विद्यालय हैं जहां पर लगातार छात्रों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। तो छात्रों की संख्या को कैसे बढ़ाया जा सके, पठन पाठन का कार्य कैसे सुचारू रूप से चल सके, इसके अलावा जो विद्यालयों की खस्ता हाल है उसको कैसे बेहतर किया जा सके, तमाम ऐसे पहलू हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, छात्रों से जुड़े हैं, व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। इन तमाम पहलुओं को लेकर के आज पहले मुख्यमंत्री अधिकारियों से फीडबैक लेंगे और उसके बाद आगे अहम दिशा निर्देश देंगे। आज की बैठक इस परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में कोशिश ये होगी कि जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं उनको न सिर्फ किताबी ज्ञान बल्कि उनको जो व्यवहारिक ज्ञान है उसमें भी उनको पूर्ण किया जा सके, ताकि प्रदेश नहीं बल्कि देश का नाम भी, जो छात्र हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, वो देश का नाम भी रोशन कर सके। जी, आप बने रहिए अगली खबर पर भी हमारे साथ सोनू। आपको बता दें, सीएम धामी की अध्यक्षता में विभागीय बैठक आज होने वाली है, जिसमें वे शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इसमें चर्चा की जाएगी। आपको बता दें, पर्यटक स्थलों पर पहुंचना होगा अब आसान। देहरादून से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पर्यटक स्थलों तक पहुंचने के लिए बनेंगे हेलीपैड। मुख्य सचिव ने दिए अधिकारियों को निर्देश, निर्माण में तेजी, गुणवत्ता बनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं। देहरादून से अगली बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, पर्यटक जो उत्तराखंड में आते हैं, पर्यटन के लिए विशेष रूप से उत्तराखंड विश्व प्रसिद्ध है और जिसके लिए कि अब आसान होगा पर्यटकों के लिए वहां तक पहुंचना। हेलीपैड बनाने के लिए मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। निर्माण में तेजी भी लानी है और साथ में गुणवत्ता बनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सोनू से बात करेंगे। जी सोनू, जिस तरह से अब ये एक बहुत ही अच्छी खबर है कि जो पर्यटक है वहां आसानी से पहुंच सकेंगे अगर हेलीपैड बनते हैं, तो क्या अधिक जानकारी हेलीपैड को लेकर? देखिए, मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने अधिकारी को साफ तौर पर दो टूक निर्देश दिए हैं कि जो हेलीपैड की कनेक्टिविटी है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसको और बेहतर और मजबूत उसको किया जाए। लिहाजा उसी क्रम में जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में दो टूक दिशा निर्देश दिए हैं कि जो हेलीपैड के लिए जो जमीन चयनित की जानी है
उस जमीन का जिन स्थानों पर चयनित नहीं हो पाई है दूरस्थ क्षेत्रों में, उसका चयन तय समय में कर लिया जाए और जहां पर जमीन चयनित हो चुकी है उन स्थानों पर जो हेलीपैड बनाए जाने हैं उनकी गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए और तय समय में उसको पूरा कर लिया जाना चाहिए। क्योंकि सीधे सीधे जो ये हवाई कनेक्टिविटी है वो पर्यटकों को प्रभावित करती है, पर्यटकों से भी जुड़ी है। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू आपदा में भी राहत पहुंचाने का होता है, लेकिन पर्यटकों के नजरिए से यदि हम इसको देखेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। लिहाजा ऐसे में इस कार्य में किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए। दूरस्थ क्षेत्रों में जहां पर अभी जमीन चयनित होनी है उसको गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव ने दिशा निर्देश दिए हैं। तो वहीं दूसरी जगह दूसरे स्थानों पर जहां पर हेलीपैड्स बनाए जाने का निर्माण कार्य हो रहा है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके साथ साथ ताकि जो पर्यटक हैं उनकी आवाजाही में सुगमता हो सके। इसके अलावा जो गतिमान हेलीपैड्स हैं उनको दिसंबर माह के अंत तक उनको कंप्लीट कर लिया जाए। तो 6 ऐसे हेलीपोर्ट्स हैं, हेलीपैड्स हैं जहां पर दिसंबर माह तक कार्य पूरा करने के दिशा निर्देश मुख्य सचिव ने दिए हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि जो दिशा निर्देश मुख्य सचिव ने अधिकारियों को गंभीरता से मनन कर उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिए हैं वो जल्द ही साकार होते हुए नजर आएंगे। देखना होगा कि जो 6 हेलीपैड्स जो दिसंबर माह के अंत तक जिनका कार्य निर्माण का कार्य चल रहा है वो आखिर अधिकारी पूरा कर पाएंगे या फिर इसमें भी कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आएगी, ये देखना होगा। जी शनिशा। हाँ जी, निश्चित रूप से बिल्कुल कि जिस तरह से अब अगर गुणवत्ता की बात करें तो किसी भी पर्यटन स्थल में अगर पर्यटक आते हैं तो उनको मद्देनजर रखते हुए गुणवत्तापूर्ण सड़कें, गुणवत्तापूर्ण अगर हेलीपैड की बात करें, हर जगह गुणवत्ता की बात निश्चित रूप से मुख्य है। क्योंकि अगर कोई भी हादसा या कोई भी अप्रिय घटना होती है तो जिम्मेदार सरकार होती है। तो आप बने रहिए अगली खबर पर भी हमारे साथ। आपको बता दें मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। देहरादून से बड़ी खबर, पर्यटकों के लिए अब आसान होगा देहरादून और उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों में पहुंचना। हेलीपैड बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जिले के प्रभारी और सह प्रभारियों का ऐलान, आपको बता दें देहरादून से अगली बड़ी खबर, जिला अध्यक्षों विधायकों से बनाएंगे समन्वय। जिलों के प्रभारी और सह प्रभारियों का ऐलान है। आपको बता दें जिला अध्यक्षों विधायकों से बनाएंगे समन्वय। प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को सौंपी जिम्मेदारी। बीजेपी को मजबूत करने का कर रहे हैं प्रयास। देहरादून से अगली खबर बता रहे हैं आपको, जिलों के जो प्रभारी हैं और सह प्रभारी उन्होंने ऐलान किया है कि अब वे समन्वय बनाएंगे जिला अध्यक्षों और विधायकों से। और प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी सौंप दी है। और बीजेपी की पार्टी जो है बीजेपी उसको अपना मजबूत करने का प्रयास कर रही है। ये सभी चीज़ें जो है जिसमें सह प्रभारी और जिला प्रभारी इन सभी का समन्वय अत्यंत आवश्यक है। और अधिक जानकारी लेंगे इस खबर पर सोनू से बात करेंगे। जी सोनू, जिस तरह से जिलों के प्रभारी और सह प्रभारियों का ऐलान है कि अब वे जिला अध्यक्षों और विधायकों से समन्वय बनाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को सौंपी भी है जिम्मेदारी। अब इस विषय में बीजेपी को मजबूत करने के प्रयास चल रहे हैं, किस तरह का अपडेट है इस खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए शनिशा, चूंकि पार्टी बीजेपी की अपने आप को लगातार मजबूत करने के निरंतर प्रयास कर रही है, लिहाजा उसी नजरिए से हम इसको देख सकते हैं। क्योंकि पार्टी बीजेपी एक ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के पदाधिकारी को एक मुख्य धारा से जोड़ करके न सिर्फ राज्य सरकार की जो जन योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दे रही है, बल्कि कोशिश ये की जा रही है कि जो संगठनात्मक ढांचा है बीजेपी का उसको कैसे और स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैसे और उसको मजबूत किया जाए। तो उसी नजर से हम इसको देख सकते हैं कि जो जिलों के प्रभारी और सह प्रभारियों की जिम्मेदारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रदेश अध्यक्ष ने दी है। इनके यहाँ पर तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग स्तर पर कार्य करते हैं, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, और चाहे फिर वो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हो, ये जिला स्तर के जो पदाधिकारी हैं इनको जिम्मेदारी दी गई है, पार्टी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे और जो पार्टी है वो सरकार की रीति नीति को कैसे जन जन तक पहुंचाए, और इसके साथ साथ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो
जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे किस तरह से समन्वय स्थापित करेंगे, कैसे पार्टी की को मजबूत कर पाएंगे, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो इन पदाधिकारियों की जिम्मेदारी से जुड़े हुए हैं। हम ये कह सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष लगातार अपनी टीम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अलावा जो एक साधारण कार्यकर्ता है उनको जिम्मेदारी सौंपकर उनसे आउटपुट लेने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो पार्टी है वो संगठनात्मक तौर पर मजबूत हो सके। क्योंकि जो प्रशासनिक जिले हैं उसके लिहाज से देखें तो उत्तराखंड के प्रशासनिक जिले 13 हैं, लेकिन जो पार्टी के संगठनात्मक जिलों की तादाद यदि हम देखें तो वो ज्यादा होती है। तो ऐसे में पार्टी कार्यकर्ता जो हैं उनको जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब वो अपने अपने जिले को किस तरह से पार्टी के लिहाज से मजबूत कर पाएंगे ये देखना होगा। जी शनिता। जी सोनू, बिल्कुल जिस तरह से पिछले हफ्ते ही पार्टी ने 19 सांगठनिक जिलों के अध्यक्षों के नामों की घोषणा की थी, जैसा कि आपको विदित है, और प्रभारियों व सहप्रभारियों की सूची में संगठन के पदाधिकारियों व वरिष्ठ नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई थी। इस विषय पर कोई जानकारी? देखिए, जब से महेंद्र भट्ट जो हैं प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से वो लगातार होमवर्क कर रहे हैं और अपने उनकी जो टीम है यानी उत्तराखंड बीजेपी का जो कुनबा है उसको कैसे मजबूत किया जाए, कैसे उसको बढ़ाया जाए, उसी क्रम में लगातार उस पर होमवर्क होता है। संगठन के जो मंत्री हैं, प्रदेश महामंत्री संगठन बीजेपी के, वो एक महत्वपूर्ण पद होता है, उनके साथ बैठ के मंथन किया जाता है और मुख्यमंत्री से भी चर्चा की जाती है और उसके बाद फिर जो पदाधिकारियों की सूची है उसको जारी कर दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लगातार कोशिश ये हो रही है कि जो पार्टी कार्यकर्ता हैं उनको जिम्मेदारी दी जाए और जिम्मेदारी देकर के उनसे ये उम्मीद की जा रही है कि वो पार्टी को, संगठन को मजबूत करेंगे और बीजेपी संगठनात्मक रूप से उत्तराखंड में और मजबूत होगी। और इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि आने वाले समय में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो ये जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है एक आम कार्यकर्ता को, वो कहीं ना कहीं चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे, अहम किरदार निभाएंगे। तो इस नजरिए से हम इसको देख सकते हैं और यही जो उद्देश्य है प्रदेश अध्यक्ष का, उनका भी यही एक उद्देश्य है कि पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए, सरकार और जनप्रतिनिधियों के साथ किस तरह से बेहतर तालमेल स्थापित किया जाए और जन समस्याओं में पार्टी किस तरह से बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सके। जब किसी तरीके की जरूरत पड़ती है या कोई बीमारी होती है, कोरोना के समय में हमने देखा, या जब आपदा जैसे हालात कभी देखने को मिलते हैं, तो उस समय पर भी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देते हैं ताकि वो जन तक पहुंचकर लोगों के घरों तक पहुंचकर उनका सहयोग कर सके। तो इस तरीके की वाकयात हम देखते हैं कई बार के समाज में समाज सेवा का काम करने की कोशिश की जाती है और एक सरकार और जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित करने की कोशिश की जाती है। तो उसी क्रम में हम इसको देख सकते हैं और उसी की परिणति ये है कि धीरे धीरे प्रदेश अध्यक्ष जो है वो अपनी टीम को मजबूत कर रहे हैं। जी सनिता। बिल्कुल ठीक है। अब जिस तरह से अगर देखा जाए तो अगर कुंदन परिहार चमोली जिले के प्रभारी व चंडी प्रसाद भट्ट सह प्रभारी बनाए गए हैं और कुछ नाम और नए इसमें जुड़े हैं। रुद्रप्रयाग का प्रभारी ऋषि कंठवाल और सह प्रभारी रघुवीर सिंह बिष्ट को टिहरी का प्रभारी और मुकेश कोहली व सह प्रभारी रमेश चौहान को बनाया गया है। देहरादून ग्रामीण का प्रभारी विनय रुहेला को और देहरादून महानगर का प्रभारी कुलदीप कुमार को बनाया गया है। क्या ये ठीक जानकारी है? जी सोनू। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कई ऐसे पदाधिकारी हैं, आपने बिल्कुल लास्ट में नाम लिया कुलदीप कुमार जी का, तो ये कई ऐसे नेता हैं जो पहले से ही कई अहम पदों पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर चुके हैं और अब लगातार जो उनको दूसरी जिम्मेदारी दी गई है जिलों के प्रभारियों की और सह प्रभारियों की, उम्मीद ये की जा रही है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है ये अपने दायित्वों का ठीक से निर्वहन कर सकेंगे और पार्टी की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित हो सकेंगे, ये उम्मीद की जा रही है। जी सर। जी बिल्कुल, आप बने रहिए अगली खबर पर भी हमारे साथ। आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी है और जिलों के प्रभारी और सह प्रभारी अब समन्वय बनाएंगे जिला अध्यक्षों और विधायकों के साथ। अगली खबर आपको बता दें, उत्तराखंड कारागार विभाग भर्ती। आपको बता रहे हैं उत्तराखंड की बंदी रक्षक में 238 पदों पर भर्ती होनी है। स्वास्थ्य विभाग समेत कई विभागों में भर्ती की उम्मीद है। आपको बता दें, देहरादून से अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड कारागार विभाग भर्ती में पद खाली हैं जिसमें उत्तराखंड बंदी रक्षक के 238 पदों पर भर्ती होना है। स्वास्थ्य विभाग समेत कई विभागों में भर्ती की उम्मीद जताई जा रही है। बात करेंगे
सोनू से इस विषय पर ज्यादा अपडेट लेंगे। जी सोनू, जिस तरह से उत्तराखंड कारागार विभाग भर्ती की जो है सामने है और उसमें 238 पद रिक्त हैं, अब कैसे भरेंगे इन पदों को? देखिए, जो एक प्रशासनिक तरीका है उसी को अपनाया जाएगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग को कुछ समय पहले मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए थे कि अभी तक जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो भर्ती होनी थी, वो काफी चर्चाओं में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग रहा है। पेपर लीक मामले को लेकर के मीडिया की तमाम सुर्खियां बनी है और यहाँ से लेके देहरादून से लेके दिल्ली तक चर्चाओं में रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने इसको गंभीरता से लेते हुए ये जो यूके ट्रिपल एससी के माध्यम से जो भर्ती की जानी थी, उनको लोक सेवा आयोग को सौंप दिया गया था। अब लोक सेवा आयोग की जिम्मेदारी हो गई है कि वो अपने जो अधिकार क्षेत्र की भर्तियां उनको तो कराएगा ही, लेकिन जो यूके ट्रिपल एससी का जो आयोग का जो भर्तियां होनी है, उसके जो भर्ती उनको सौंपी गई है उनको भी कराएंगे। तो उसी क्रम में जो इन भर्तियों को कराया जाएगा। और लोक सेवा आयोग ने 15 तारीख से 5 दिसंबर तक, 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक इन भर्तियों का समय निर्धारित किया है। और जो इच्छुक युवा हैं, जो नौकरी की राह ताक रहे हैं, जो नौकरी की उम्मीद लगा रहे हैं, वो अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि 5 दिसंबर के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। लिहाजा जो कारागार विभाग की जो बंदी रक्षक के पद हैं, उनको भर्ती के लिए ओपन कर दिया गया। विज्ञप्ति लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है और उम्मीद ये की जा रही है कि जो लोग इच्छुक हैं, जो युवा इच्छुक हैं, वो इस भर्ती का लाभ उठा पाएंगे। इसके अलावा कई ऐसे विभाग हैं जहां पहले ही मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंचों से ऐलान कर चुके हैं कि जो विभागों में रिक्त पद हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए, और जिन पदों का अध्याचन भेजा जाना है आयोग को, उनका अध्याचन भी भेज दिया जाए। तो ये कोशिश की जा रही है कि कामकाज प्रभावित ना हो और जहां जहां रिक्त पद हैं, जहां जरूरत है जिस विभाग में, उनकी भर्ती कर ली जाए। चाहे वो शिक्षा महकमा है, चाहे वो स्वास्थ्य महकमा है, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ की बात हो, तो तमाम ऐसे विभागों के रिक्त पद पड़े हैं। हजारों की तादाद में ऐसे पद हैं जिन पर भर्ती होनी है। इसकी विज्ञप्ति जारी हो गई। लोक सेवा आयोग अब जो इसका तरीका है, पहले आवेदन लेगा और उसके बाद फिर इस भर्ती को किया जाएगा। और कुछ ऐसी परीक्षाएं हैं जहां पर परीक्षा की जानी है, तो वो तमाम जो व्यवस्थाएं उनको लोक सेवा आयोग अब दुरुस्त कर रहा है और आने वाले समय में ये भर्तियां जो है, बिल्कुल ठीक जानकारी, बिल्कुल ठीक। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जेल गार्ड भर्ती तलाश कर रहे उत्तराखंड राज्य के बेरोजगार महिला पुरुष अभ्यर्थियों को यूकेपीएससी बंदी रक्षक वैकेंसी पाने का अब सुनहरा अवसर सामने है। दरअसल हाल ही में उत्तराखंड कारागार विभाग द्वारा बंदी रक्षक जेल गार्ड पदों पर भर्ती हेतु नोटिफिकेशन आमंत्रित किया गया है। देखना होगा कितने लोग इस पदों के लिए आमंत्रण को स्वीकार करते हैं। अगली खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। आपको बता दें, मैदानी पर्वतीय क्षेत्रों में बदला मौसम। हिमालयी क्षेत्रों, बद्रीनाथ धाम में हुई बर्फबारी, मैदानी क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी से बड़ी ठंड। आपको बता रहे हैं देहरादून से अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड में अब मौसम का मिजाज बदल गया है। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई है, मैदानी क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी से ठंड बढ़ गई है। बात करेंगे सोनू से। जी सोनू, जिस तरह से उत्तराखंड अपने मौसम को लेके हमेशा चर्चाओं में रहता है, अब फिर मैदानी पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम बदल गया है। हिमालयी क्षेत्रों में बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई है और मैदानी क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी से भी ठंड बढ़ गई है। और अधिक क्या जानकारी? देखिए शनील साहब, मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया था, ठीक वैसा ही पूर्वानुमान हम कह सकते हैं कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक साबित हुआ है। मौसम का मिजाज बदला था और बदलने के बाद फिर जो मैदानी क्षेत्र थे, कई ऐसे मैदानी इलाके हैं जहां पर बूंदाबांदी, हल्की मध्यम बारिश देखने को मिली। बहुत हल्की सी बूंदाबांदी सी नजर आई। और जो अधिक पर्वतीय क्षेत्र वाले, अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र हैं, जैसे बद्रीनाथ है, केदारनाथ धाम है, चमोली का औली क्षेत्र है, या जो और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर बर्फबारी देखने को मिली। और ये जो बर्फबारी हुई है, इसमें खास ये रहा है कि जो बद्रीनाथ धाम है, जो विश्व प्रसिद्ध है, वो बद्रीनाथ धाम के 19 तारीख को कपाट बंद किए जाएंगे शीतकाल के लिए। तो अभी चूंकि दर्शन किए जा रहे हैं,
ऐसे में जो श्रद्धालु दूसरे प्रांतों के बद्रीनाथ में दर्शन करने पहुंचे तो उनको बर्फबारी के दौरान दर्शन करने का एक मौका मिला और तमाम जो सैलानी है वो खुश भी नजर आए। तो ये कहा जा सकता है कि जो हाइट वाले पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी हुई है और बर्फबारी का तमाम जो श्रद्धालु हैं हम कह सकते हैं उन्होंने आनंद भी उठाया है। मौसम विभाग के जो निदेशक हैं उनसे जब हमने बातचीत की तो उनका ये कहना है कि अब फिलहाल धीरे धीरे मौसम खुलना शुरू हो जाएगा और 22 तारीख के बाद फिर उम्मीद की जा रही है कि मौसम का मिजाज बदल सकता है। जी शनिता। बिल्कुल ठीक, आपका बहुत शुक्रिया सोनू, आपने इतनी सारी जानकारी हमें दी, आपका बहुत धन्यवाद। आपको बता दें हिमालय क्षेत्रों में बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई है और अब देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं कि उत्तराखंड में अपना जो है मौसम बदलता जा रहा है। मैदानी पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। न्यूज़ उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।